जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I welcome you all in the online session of ECD theory। आज का हमारा ये सेशन लेक्चर नंबर 18 है और सीक्वेंस वाइज ये जो सेशन हमारा वीक में चल रहा है ये वीक 6 चल रहा है। तो वीक 6 का ये लेक्चर नंबर 18 है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैंने एक रिकॉल दे देता हूँ, उसके आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। बुक का जो पेज नंबर है वो 470 है, क्लास डी एम्पलीफायर के ऊपर। क्लास डी एम्पलीफायर का मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर, ये सारे एम्पलीफायर हमने पढ़े थे बीजेटी के लेवल पे। तो बीजेटी के मुताबिक हमने ये सारे क्लास के एम्पलीफायर को डिस्कस किया था और उसके मुताबिक हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों क्लास डी एम्पलीफायर हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हाँ 17 तो होगा, लेकिन असल में जो ये लेक्चर असल में 18 इस तरह से है, मैं बताता हूँ। जो क्विज मैंने लिया है ना वो मैं लेक्चर के तौर पे ही काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन था तो मैं वो लेक्चर के तौर पे काउंट कर रहा हूँ। ये भी अपलोड हो गया तकरीबन आज की लैब का पार्ट ए। बी जो है वो चल रहा है, वो भी हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ईसीडी थ्योरी का ऑनलाइन लेक्चर्स 6th वीक, और इसमें 17 लेक्चर मेरा क्विज का था, तो उस हिसाब से सीक्वेंस वाइज 18 में है ना। वो पढ़ाई के लिए आसान है, लेकिन मेरी एक एफर्ट्स तो है ना, वो लेक्चर तो हुआ ना एक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको काउंट कर रहा हूँ एज अ लेक्चर। कंटिन्यू करते हैं अब आगे। कोई यहाँ तक डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सारे लोग अभी तक आए नहीं है क्या? उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से मैंने दिया है, वही तो है। अच्छा जी, ठीक है, कोई नई अपडेट नहीं, आगे चलते हैं। क्लास डी एम्पलीफायर हम कर रहे थे। क्लास डी एम्पलीफायर के अंदर हमने ये बात की थी कि क्लास डी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 100% होती है, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। और क्लास डी एम्पलीफायर जो है मॉसफेट होता है, जबकि क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास सी, ये सब बीजेटी रिलेटेड टू दी एम्पलीफायर्स थे, लेकिन क्लास डी एम्पलीफायर मॉसफेट रिलेटेड एम्पलीफायर है, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मॉसफेट का एम्पलीफायर जो कि क्लास डी एम्पलीफायर का है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये आप इनपुट सिग्नल देते हैं और इसमें पल्स विद मॉड्यूलेटर लगा हुआ होता है, जो कि मॉड्यूलेशन करता है आपके पल्स की विड्थ को। फिर उसमें कम्प्लीमेंट्री पुश पुल स्विचिंग एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, ये मॉसफेट का होता है यहाँ पे। फिर आपका एक लो पास फिल्टर होता है और देर आपका एक स्पीकर लगा होता है जो कि आपको अपना सिग्नल बताता है। अच्छा, ये मॉसफेट का जो बना हुआ एम्पलीफायर है वो वाहिद एम्पलीफायर है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, टेक्निक इस्तेमाल होती है पल्स विद मॉड्यूलेशन की। इसको मैंने अपने रिकॉर्डेड सेशन में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जो कि 16 का लेक्चर है। अब इसमें होता ये है कि इनपुट सिग्नल आप प्रोवाइड करते हैं ये वाला, और जो पल्स है ना उसकी विड्थ के मुताबिक इसको कंपेयर किया जाता है, इससे ट्रांसफॉर्म की जाती है पल्स। ये आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये आपकी आउटपुट सिग्नल है। तो आपका इनपुट सिग्नल जितना नेगेटिव साइड में नीचे जा रहा होगा या नेगेटिव साइड पे होगा, उतनी ज़्यादा पल्स की जो विड्थ होगी वो नैरो होगी, पतली होगी। देखें, जितना ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है उतना ज़्यादा डिक्रीमेंट की वजह से इसकी पल्स की जो विड्थ है ना वो कम होती जा रही है, 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 और बिल्कुल नेगेटिव में बिल्कुल बारीक हो गई। जो कि मोटी थी वो बिल्कुल बारीक हो गई। और जैसे जैसे इस
पल्स की या इस सिग्नल की जो सिग्नल की मूवमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इसकी जो पल्स है वो मोटी हो रही है। देखें ये मोटी हो गई, नैरो वाइड होती जा रही है, नैरो से वाइड हो रही है। और जब ये पॉजिटिव को क्रॉस कर जाएगी तो पल्स देखें अब कितनी और वाइड होती जा रही है, ठीक है। और जब बिल्कुल पीक ऑफ द पॉजिटिव पर पहुंचेगी तो यहाँ पे ये बिल्कुल वाइड हुई हुई होगी। इस जगह पे देखें कितनी ज्यादा वाइड हुई हुई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है, तो ये बिल्कुल वाइड हुई हुई है, मैक्सिमम इनपुट सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके जब दोबारा डिक्रीमेंट होने की तरफ जा रही है तो पल्स की जो विड्थ है वो दोबारा से पतली होती जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सिंपल है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। कंटिन्यू करते हैं। तो इस कंपैरिजन के तौर पे इसे पल्स विद मॉड्यूलेशन कहते हैं, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, लेकिन इनपुट से आउटपुट बनती कैसे है ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। ये लास्ट टाइम मैंने सब करा दिया था, सिर्फ एक रिकॉल दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें करते ये हैं कि हम अपना इनपुट सिग्नल, ये जो ब्लू वाला है ना, इसको सुपर इम्पोज करते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी के साथ, यानी इसको इसके साथ चिपका देते हैं। तो जैसे जैसे ये इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही होती है नेगेटिव वाइज, तो जो पल्स है इसके और इसके कंपैरिजन से बनने वाली पल्स ये है, तो इसकी विड्थ जो है वो नैरो होती है, यानी पतली होती है। और जैसे जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव की जानिब जाएगी तो पल्स की विड्थ देखें वाइड होती जाएगी, वाइड होती जाएगी। तो इस तरीके से फुलफिलमेंट होगी। तो ये इनपुट सिग्नल है, ये आपकी ट्रायंगुलर वेव कंपैरेटर को देने वाली ये आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है। इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी, इन दोनों को यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे और जो आउटपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी ना, ये वो होगा आउटपुट सिग्नल। तो ये कहलाती है हमारी पल्स विद मॉड्यूलेशन का आउटपुट आपके इनपुट सिग्नल के बिहाफ पे। ये चीज़ यहाँ पर समझ आ गई है। बहुत सारे लोग बैचलर में ये चीज़ समझ ही नहीं पाते, मास्टर्स में इसके अबव लेवल की बात होती है। ये जहन में रखिएगा कि ये होती है पल्स विद मॉड्यूलेशन की टेक्निक, और ये अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके PMW चार्ज कंट्रोलर में होती है, PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर होती है, जो हमने जनरेशन में भी पढ़ा भी MPPT चार्ज कंट्रोलर। और इसके अलावा इन्वर्टर के अंदर, UPS के अंदर यही टेक्निक इस्तेमाल होती है, पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस्ड इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल एंड का जो टॉपिक होगा ना इन्वर्टर का, उसमें पढ़ाया जाता है ये, या DC टू DC कन्वर्टर जो होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है ये, कि पल्स की विड्थ को कंट्रोल कैसे करते हैं बाय पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो बिल्कुल एंड का टॉपिक होता है ये। तो बहुत सारे लोग पूरे बैचलर में इसको समझ ही नहीं पाते कि इसका मसला क्या है, इसको समझते कैसे है। तो इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि मैं भी अपने मास्टर्स में समझा था जाके इसको, बैचलर में नहीं समझ पाया था मैं। उसकी वजह ये थी कि मैं अच्छा पढ़ता नहीं था शायद। कंटिन्यू करते हैं आगे भाई। द कंपैरेटर, आगे चले गए हम। द कंपैरेटर इनपुट वो जो आप देते हैं टिपिकली वेरी स्मॉल वोल्टेज, जो कि मिली वोल्ट रेंज में। द कंपैरेटर आउटपुट इज रेल टू रेल, which means that the positive maximum is near the positive DC supply voltage and the negative maximum is near to the negative DC supply voltage, and output of positive negative volt और 24 वोल्ट वो आउटपुट पे आपको मिलता है, जो कि पीक टू पीक इज नॉट unusual. From this you can see that the gain can be quite high, तो गेन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है इससे। For example, if the input signal is 10 millivolt peak to peak, ठीक है। सब पीक टू पीक का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना। पीक टू पीक का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, ये है नेगेटिव पीक और ये है पॉजिटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक या नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक का पूरा सिग्नल जो होता है उसे कहते हैं पीक टू पीक सिग्नल, ठीक है। एक चीज होती है RMS सिग्नल, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, यानी उस पीक सिग्नल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली जाती है। तो कैलकुलेटर, सॉरी वो मीटर जो है, मीटर हमारा वोल्ट मीटर हो गया, वो हमें पीक टू पीक वैल्यू देता है या RMS वैल्यू देता है, कोई बताएगा इसको। जी जनाब। हम्म
कैलकुलेटर हमें आरएमएस वैल्यू देता है, ठीक है, पीक टू पीक वैल्यू कोई भी हमें इन नॉर्मल लेवल का एक मीटर नहीं देता, तो आरएमएस से पीक टू पीक में कन्वर्ट किया जाता है। कंटिन्यू करते हैं आगे हम। तो इनपुट वोल्टेज अगर आपके 10 मिली वोल्ट पीक टू पीक है, द आउटपुट गेन इज 24 वोल्ट पीक टू पीक। तो और अगर हम इसका आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो निकालें, अभी हम कर रहे थे ना लैब के अंदर, अगर आपको याद हो, आउटपुट वोल्टेज जो हमारे 24 आए हैं इसको डिवाइड कर दें इनपुट से, तो आपको मिलेगा जो आउटपुट वो गेन होगा, यानी 2400 ये गेन है आपका। सिंस द कंपैरेटर आउटपुट एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट for a specified range of input voltage, the gain is depend on the input signal voltage. If the input signal is 100 millivolt peak to peak, the output is still 24 volt and the gain is 240 instead of 2400 volt, 2400 गेन। जस्ट में ये बता रहे हैं कि आप अगर अपना आउटपुट वोल्टेज 24 निकाल रहे हैं और इनपुट जबकि आपका 10 मिली वोल्ट था, तो आउटपुट का गेन आपको मिल जाएगा 2400 का, ये गेन मिलेगा आपको। इसी तरीके से अगर हम अपना इनपुट का सिग्नल बढ़ा दें, बजाय 10 मिली वोल्ट देने के 100 मिली वोल्ट दे दें, तो आउटपुट आपका 24 ही रहेगा, लेकिन आपको जो गेन होगा ना वो 240 हो जाएगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो गया है? अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, पहले आउटपुट वोल्टेज आपके आ रहे थे 24 वोल्ट, इनपुट दिया था 10 मिली वोल्ट, लेकिन अब आपने सोचा यार मैं इनपुट बढ़ा देता हूँ, क्या पता मेरा गेन बढ़ जाए। आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ा दिए 10 मिली वोल्ट के बजाय 100 मिली वोल्ट, जबकि आउटपुट वोल्टेज 24 ही है, लेकिन आपका गेन हो गया बजाय 2400 के वो 240 रह गया। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो गया? जी जनाब। कोई नहीं बताएगा, चलें बता देता हूँ मैं। असल में इनपुट वोल्टेज है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपको गेन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है ऐसा सर। अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल ये भी यही बात बता रही हैं कि जो इनपुट वोल्टेज हैं वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा आपका फैक्टर कम आता है आउटपुट का, मतलब गेन का। इसीलिए डिनोमिनेटर हमेशा जितना कम होगा ना उतना रिजल्ट आपका ज़्यादा बनेगा, और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आप रिजल्ट आपका उतना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। ऑल नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आर मेड ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट of the particular waveform is called its spectrum. When the triangular wave modulates the input sine wave, the resulting spectrum contains the sine wave frequency, yani f input, plus the fundamental frequency of the triangular modulation signal fm and harmonic frequencies above and below fundamental frequencies. तो जो आपकी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी हैं वो above और below दी fundamental frequencies की होती हैं। These harmonic frequencies are due to the fast rise and falls times of the pulse width modulation signal and flat areas between the pulses. अच्छा, ये आपके इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी हैं और ये आपके एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि आपके आउटपुट फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। A simplified frequency spectrum of pulse modulation signal is shows in this figure. The frequency of the triangular waveform must be significantly higher. तो जो वेव फॉर्म है आपकी वो सिग्निफिकेंटली हायर है। अच्छा, आप देख सोच रहे होंगे ये इनपुट तो मैंने ये दिया है, आउटपुट चलो उससे थोड़ा बड़ा मिल गया, लेकिन ये बाकी चीज़ें क्या हैं? ये तो ये बिल्कुल ऐसी है, मतलब ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल ऐसी है कि इस बंदे ने दावत दी इस बंदे को, तो ये अपने जो है 6 बच्चे भी लेकर आ गया साथ में ना। एक बंदे को दावत दी थी, इसके 6 बच्चे थे, ये 6 बच्चे भी अपने साथ लेकर आ गया। ये पूरे दंदनाते फिरेंगे, पूरे घर में जो है ना मतलब शोर मचा देंगे। तो ये मसला कर रहे हैं ये कि दावत एक को दो, 6 बच्चे भी लेकर आ गया अपने ये। तो ये तो एग्जाम्पल थी वायरल। ये जो कंटेंट्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के, इसे कहते हैं हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी।
और हार्मोनिक जो है आपके इसको नुकसान पहुंचाते हैं, फंडामेंटल्स को, ठीक है। ये इसके साथ होते हैं लेकिन इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये इसके साथ होते हैं हमेशा। तो ये हमेशा रेडियो फ्रिक्वेंसीज के अंदर एक मसला रहता है कि जब भी आप ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके उसके हार्मोनिक्स एरर फ्रिक्वेंसीज भी साथ आती हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इसको फिल्टर आउट करना ज़रूरी है और निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, हमें हाईएस्ट देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी सो दैट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक, ये लोअर फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक है। लोअर कैसे हैं भाई, इसका एम्पलीट्यूड कम है ना इससे, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी इसके हुए, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हुआ। इज वेल अबव द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज। तो कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट स्टेज, अब इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका होता है उसे सी मॉस भी कहा जाता है। The MOSFETs are arranged in the common source complementary configuration to provide the power gain. Each transistor switches between one stage and off stage, off state, on state and off state में काम करता है, and one ट्रांजिस्टर इज ऑन। एक ट्रांजिस्टर एक वक्त में ऑन होता है, या तो ये ऑन होगा ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा तो ये ऑफ, ये ऑफ तो ये ऑन। तो इस तरीके से ये चीज चल रही होती है। तो एक तरीके से ये चीज ऑन ऑफ स्विचिंग में काम कर रहे होते हैं, जिससे पुश पुल पुल पुश कहा जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर्स के तौर पे काम करता है ये। वो ब्लॉक डायग्राम याद है शुरू में पढ़ी थी हमने, ये वाली। इनपुट सिग्नल, पीएमडब्ल्यू मॉड्यूलेशन, पुश पुल स्विचिंग एम्पलीफायर, वो पढ़ रहे हैं अभी हम, और फिर आखिर में लो पास फिल्टर, और फिर आखिर में स्पीकर लगा हुआ होता है। यही चीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये वही ये चीज। पीएमडब्ल्यू किया, पुश पुल एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया, लो पास फिल्टर कनेक्ट किया, और उसके बाद आपका लोड कनेक्ट हो गया। एक सवाल अभी यहाँ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब थोड़ी देर में दीजिएगा। ये लो पास फिल्टर हमने क्यों लगाया है? वैसे जवाब दे चुका हूँ मैं, फिर भी पूछ रहा हूँ लो पास फिल्टर क्यों लगाया है। इसको सोचें थोड़ी देर, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं इसके सवाल के जवाब को। हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल इसको हम रीड कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। सवाल को सोचिएगा, कुछ थोड़ी देर में जवाब लेते हैं। Configuration to provide the power gain, each transistor switches between an on state and off state, and when one transistor is on, the other one is off. When the transistor is on, there is a very little voltage across it, and therefore it is very little power dissipated. Even through it may have a high current through it. When the transistor is off, जब ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा, इसमें ट्रांजिस्टर को ना बुक में रिप्रेजेंट करते हैं Q से, Q1 Q2, ये दो ट्रांजिस्टर है, एक पुश करता है और एक पुल करता है। ये N चैनल है और ये P चैनल है। जो N चैनल है उसे पॉजिटिव बाइसिंग देते हैं, और जो P चैनल है उसे नेगेटिव बाइसिंग देते हैं। तो फर्दर मोर a very little voltage across dissipated, ये हमने पढ़ लिया था, it may cause high when the transistor is off, जब ट्रांजिस्टर आपका ऑफ हो जाएगा, there is no current through it and therefore there is no power dissipate, तो उसमें कोई dissipate पावर नहीं निकलेगी। dissipate पावर उसे कहते हैं जो जाया होने के सेंस में होती है। जैसे ट्रांजिस्टर गर्म होगा तो उसके गर्म होने के नतीजे में पावर हीट में जाया हो रही है, तो वो dissipated पावर कहलाती है। The only time power is dissipated in the transistor is during short switching time, यानी ऑन होने के दौरान वो पावर डिसिपेट करता, जाया करता है। पावर डिलीवर्ड टू अ लोड कैन बी वेरी हाई कॉज अ लोड विल हैव अ वोल्टेज अक्रॉस इट नियरली इक्वल टू सप्लाई वोल्टेजेस एंड हाई करंट थ्रू इट। तो अब इस पे आते हैं कि ये चीज़ बन कैसे रही होती है। तो ये इनपुट सिग्नल यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस वक्त Q2 ऑन है और Q1 ऑफ है, तो ये पल्स जो है Q2 ऑन होने के नतीजे में पास कर देगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि Q2 ऑफ है और Q1 ऑन है, तो फिर ये नेगेटिव पल्स यहाँ से आ रही है। तो ये स्क्वायर वेव एक तरीके से Q1 ऑन Q2 ऑफ, Q2 ऑन Q1 ऑफ, इस तरीके से जनरेट हो रही होगी। उसके नतीजे में ये आपकी पुश पुल एम्पलीफायर से जा रहा होगा। अब सवाल यहाँ था ये कि लो पास फिल्टर यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो इसका जवाब दे दें जनाब, अब वक्त आ गया इसका। जी
नहीं, आपका गलत है जवाब। 15 मिनट ने जवाब दिया, गलत है। लो पास फिल्टर यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है सर कि मैं बताएं। सर लो पास फिल्टर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जितनी भी लो पास फ्रीक्वेंसी होंगी वो इजीली पास हो जाएंगी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी आएंगी उसकी वजह से वो डाउनवर्ड्स होकर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देगा। इसमें से यानी कि सिर्फ लो पास फ्रीक्वेंसी पास हो पाएगी। जी, बस आपके आखिरी अल्फाज बिल्कुल सही हैं, बाकी भी तकरीबन सही थे, वर्ड्स सही यूज़ नहीं किए थे आपने। अब बिल्कुल यही बात है, लो फ्रिक्वेंसीज पास होगी और हाई फ्रिक्वेंसीज को वो ब्लॉक कर देगा या अटेनुएट कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ ले, मैं रिपीट कर दूंगा, वरना हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे Q1 की एफिशिएंसी निकालेंगे व्हेन Q1 इज ऑन, it is providing current to the load. However, ideally the voltage across it is zero. So internal power dissipated by Q1 is P dq equal to, अच्छा, पावर डेसिपेशन इन Q ट्रांजिस्टर, ठीक है, और Q1, ये 1 लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं इन्होंने, पावर डेसिपेशन इन Q1 ट्रांजिस्टर एंड दैट इज VQ1 इंटू IL इक्वल टू, वो 0 वोल्ट है, उसे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो डेसिपेशन पावर जब Q1 ऑन होगा तो वो 0 होगी। सो ऑन, यही चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑन होने में जो थर्मल पावर इज, तो आइडियली द पावर इज द लोड इज, ये 2 टाइम्स होती है पावर अगर इन दोनों को मिलाया जाए। द मैक्सिमम आइडियली एफिशिएंसी इज गिवन बाय द एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू पी आउट ओवर पी इन टोटल, तो ये टोटल पावर है, तो पी आउट डिवाइड बाय पी आउट प्लस पी डी क्यू। अब इनको जब हम एडअप करते हैं तो ये इसमें ऐड होके डिवाइड होगी और ये आंसर 1 हो जाएगा। और 1 मतलब ईटा 1 आई है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% एफिशिएंसी इसकी आएगी। तो ये जो हमने एम्पलीफायर बनाया है ना, डी एम्पलीफायर, इसकी एफिशिएंसी इस तरीके से 100% होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 100% प्रूफ करें कैसे होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है इस वक्त। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए कि किस तरीके से एफिशिएंसी एक क्लास डी एम्पलीफायर की जो मॉसफेट से बना हुआ होता है पुश पुल एम्पलीफायर से, कैसे उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो ये चीज़ बड़ी अहमियत है, रखती है कि किस तरह से इसकी एफिशिएंसी 100% हो रही है। कोई यहाँ तक सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। इन द प्रैक्टिकल केस ईच मॉसफेट वुड हैव few tenth of the board across it and the on state. There is also a small internal power dissipation in the comparator and triangular wave generator. Also power is dissipated during the finite switching time. So the ideal efficiency of 100% can never be reach in practical. मतलब उन्होंने बोला थोड़ा बहुत ही, ऐसा नहीं है, ये हमने कैलकुलेट आइडियल लेवल पे कर लिया है, लेकिन काफी हद तक वो 100% मिल जाती है। इक्यूरेट 100% नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी चीज 100% पे काम नहीं करती, उसमें लॉसेस तो थोड़े बहुत होते ही हैं। तो आपको काफी हद तक नियर अबाउट 100% एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो वो ये बात कह रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को तो रीड आउट करें, अभी अजान हो रही है तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर का। आप लोग तब तक ये न्यूमेरिकल रीड आउट करें और हम अजान के बाद ज़रा कंटिन्यू करते हैं सेशन को, इसको रीड करें।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं वापस। कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। असाइनमेंट का सवाल मैं एक देने लगा हूँ, तो वो नोट कर लें। सैयदा समरा आमिर नोट कर लीजिएगा। है ही नहीं वो। चलें, तो असाइनमेंट का सवाल है, वाई क्लास डी वाई मॉसफेट क्लास डी एम्पलीफायर एफिशिएंसी इज नियर अबाउट 100%। ठीक है, ये नोट कर लें, मैं भी नोट कर लेता हूँ एक अपनी फाइल में। जैसे यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछें, मैं इसे असाइनमेंट के सवाल में ऐड अप करके आपको अपडेट कर देता हूँ। अभी जो मैंने अभी लिख पाया है, हम इसके लिए मैं बस एडिट कर रहा हूँ, ये ऑन हो जाती है तो फिर हम इसको लिखते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। इसकी मैं एक असाइनमेंट 3 भी बना रहा हूँ जो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए जनाब, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था।
कोई यहाँ तक सवाल है किसी का तो पूछ लें। A certain class D amplifier dissipates an internal power of 100 milliwatt in the comparator triangular wave generator and filter combined each। उसमें कंबाइंड फिल्टर भी है, ठीक है। मैंने बता दिया था फिल्टर, जिस तरह बिलाल ने भी उसका बताया था कि फिल्टर क्यों कनेक्ट होता है। ईच मॉसफेट इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज हैज वोल्टेज 0.4 वोल्ट अक्रॉस it in on state. The amplifier operates from plus 15 volt DC source and provides 0.5 ampere to the load, neglecting any voltage drop across the filter. Determine the output power and overall efficiency. तो वो चीज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। The output power to the load is P out equal to VDD minus VQ इंटू IL। आउटपुट पावर निकालने का ये फॉर्मूला है हमारा। तो 15 वोल्ट VDD के जो कि दिए हुए थे उसने माइनस कर देंगे 0.4 वोल्ट, ये कौन से हैं, वो वोल्टेज जो कि ड्रॉप हो रहे हैं ट्रांजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय दी लोड करंट। ये सारी चीजें गिवन थी, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आउटपुट पावर का आ गया 7.3 वॉट। ऑन बिहाफ ऑफ दैट टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है PDQ प्लस P इन टोटल, यानी इनपुट पावर टोटल की हम निकाल रहे हैं। तो वो 400 मिली वोल्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो 400 मिली वोल्ट्स हैं ये कहाँ से हमें मिल गए, 400 मिली वोल्ट्स इंटू आई। अच्छा, वो इन्होंने पहले वो निकाला है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, इनपुट पावर निकाली है। तो इनपुट वोल्ट जो थे आपके 400 मिली वोल्ट्स थे, उसको मल्टीप्लाई करके वी इंटू वाई करते हैं ना, जैसे 0.5 एम्पेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। तो सर ये जो जी हमने वी क्यू जो निकाला है हमने 0.4 वोल्ट जो हमें गिवन था, हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय इसकी हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से, तो ये 400 मिली वोल्ट हो गया। 1000 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 300 इसको। नहीं, वैसे तो V इंटू आई लगाया हमने, जो पावर का फॉर्मूला पावर इन टोटल होता है, तो V इंटू आई निकालेंगे हम और सर प्लस देखें करेंगे। ये जो 0.4 वोल्ट है, जी जी। ये बेसिकली ये बेसिकली वोल्ट है, ये मिली वोल्ट नहीं है। जब हम इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करा देंगे ना, तो वो मिली में आ जाएगा। नहीं, उसको डिवाइड बाई करेंगे, नहीं सर, 0.4 को मैंने अभी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। करा दिया। 0.4 को 1000 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 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 एक मिनट। सर मैंने करा लिया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 400 मिली वोल्ट आ रहा है। अरे भाई, वो 400 मिली वोल्ट नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, डिवाइड करेंगे, आप गलत कह रहे हैं। ये बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको। वो डिवाइड करेंगे, 0.4 मिली अब आ रहा है। सर एक सेकंड रुक जाए, मैं दोबारा करके। 1000 जी 4 सर अब आ रहा है। डिवाइड, वो डिवाइड करेंगे उससे। डिवाइड ही है जी सर, आप सही कह रहे हैं। 0.04 ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 एम्पेयर से, और ऐड कर देंगे पावर इन टोटल जो कि हमें 100 मिली वॉट दी हुई थी, उससे यहाँ पे ऐड अप कर लेंगे, और उसके बाद उनको ऐड करने के बाद हमें दोनों पावर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें 200 मिली वॉट मिल गया। 100 से ऐड करेंगे तो ये 300 मिली वॉट आउटपुट पावर टोटल निकल गई। फॉर्मूला इसका भी पढ़ा हमने। आउटपुट पावर हमारी 7.3 आई, और इनपुट पावर प्लस आउटपुट टोटल पावर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 0.961। तो ये एफिशिएंसी इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। सर जरा एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा जी सर। 7.3 वॉट तो हमारे पास आए हुए थे पी आउट। जी। 7.6 वॉट जो है ये हमने 300 मिली वॉट थे हमारे पी आउट, और प्लस पी टोटल इनको हमने करा है। जी जी, इनको ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है।
तो पी आउट आप देखें ना 3.7 वॉट है, और पी इन जो है ना वो पी इन टोटल जो है बहुत निग्लिजिबल है, 300 मिली वॉट होता है। 0.3 को 7.3 से ऐड करें 7.6 हो जाएगा, सिंपल। ओके सर। इसको से डिवाइड किया हमने तो हमारा आंसर आ गया 0.961। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 96.1% बन जाएगा। दैट मीन्स के क्लास डी एम्पलीफायर मॉसफेट बेस की जो एफिशिएंसी है वो 96.1% निकली है, जो कि नियर टू दी 100%। 100% है। बिल्कुल जनाब। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है उसका एक सवाल है जो कि यहाँ बताया गया है, ये इसका ए पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है। मैं इसको यहाँ पे एडअप कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ असाइनमेंट में भी आ जाए। क्या मुसीबत है भाई, कॉपी नहीं हो रहा। तो ये आपके असाइनमेंट का अगला सवाल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर्म प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस है ना इसलिए कॉपी नहीं हो रहा होगा वो। तो ये भी हमारे असाइनमेंट की फाइल में एडअप हो जाएगा। ओह, सही। अच्छा, लेस देन अ मिनट है तो ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो बाकी बातें इंशाल्लाह हम क्लास जब अगली कॉल करेंगे तो उसमें करेंगे। मैं ये कहूँगा आप सर लोगों से कि बातें सारी जितनी हमने करी हैं उनको रिकॉल कर लीजिएगा जी। सर मैं ये कह रहा था यहाँ मेंशन कर दिएगा +-15 वॉट। तो यही देख रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ था डीसी सोर्स से पहले। ऑपरेटर फॉर्म डी एम्पलीफायर ऑपरेटर फॉर्म के बाद सर यहाँ प्लस माइनस आए पे कैसे? बस सर खाली पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव 15 वॉट लिखते हैं क्योंकि सर उसे पढ़ा भी तो पॉजिटिव